हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीरा रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 24 जुलाई 2024 के दो प्रमुख समाचार, और ये दो प्रमुख क्या है, एक ही है। कल वित्त मंत्री ने संसद में यानी लोकसभा में अपना बजट भाषण दिया था और बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया था। वित्त मंत्री द्वारा लगातार 7वीं बार यह बजट प्रस्तुत किया गया है और एक तरह से देखा जाए तो ये एक मोरारजी देसाई की ही रिकॉर्ड की बराबरी हो गई है। ठीक है, तो वो सारी पहलू है इसमें हम समझेंगे। बजट में तो वैसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, देखा जाए तो 10 क्लासें कम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी हम इसे एक मतलब आप इसको दो टॉपिक में बांट के कि बजट की कुछ मुख्य विशेषताएं, और उसी बजट में ये भी बताया गया है कि बजट विकसित भारत को प्राप्त करने के लिए बजट की 9 प्राथमिकताएं हैं। तो उनको हम संक्षेप में समझने की दो पार्ट में कोशिश करेंगे, दो न्यूज़ के रूप में। चलिए देखते हैं केंद्रीय बजट 2024-25 की मुख्य विशेषताएं। ये जैसे जो बजट डॉक्यूमेंट्स है, ये किसी भी बजट में 4 चीज़ें मतलब होती हैं। एक होता है जैसे इसी में देख लीजिए तो 2022-23 यानी 24-25 का बजट है, तो इसके पहले 23-24 यानी उसके पहले 22-23 का इसमें वास्तविक अनुमान होगा, वास्तविक आंकड़े होंगे। 23-24 यानी पिछले साल का जो बजट अनुमान होगा उसके बारे में जानकारी रहती है। इसके बाद एक संशोधित अनुमान आता है 23-24 का, उसके बारे में आंकड़े रहते हैं, और अंततः 24-25 का जो जिस वर्ष वित्तीय वर्ष के लिए बजट है उसका बजट अनुमान रहता है। ठीक है, तो इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। और साथ ही इसमें एक बात और है कि इस बजट के दौरान, बजट भाषण के दौरान रोजगार और कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाएं लाई गई हैं, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। बजट अनुमान में देखें तो ऋण को छोड़कर, यानी बजट में जो भी प्राप्ति, यानी जो हमारा बजट होता है कुल प्राप्ति और कुल व्यय बराबर होता है, लेकिन सारा चीज़ आय जो है प्राप्ति वो राजस्व से या पूंजीगत से ही नहीं होती है, उसमें से काफ़ी हिस्सा ऋण का होता है, और जो ऋण का हिस्सा होता है वो फिस्कल डेफिसिट होता है। तो उसको छोड़ के, यानी ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियां कितनी हैं, तो देखिए 32.07 लाख करोड़ रुपए की जो है कुल प्राप्तियां हैं जो ऋण को छोड़कर है। और कुल व्यय ये है 48.21 लाख यानी 48,21,000 करोड़ का कुल व्यय है, कुल सरकार का बजट है, यानी बजट में जो व्यय पक्ष है। और इतना चाहिए तो इतना हमें बिना ऋण से मिला है, तो बाकी चीज़ें इसमें ऋण से होगी जो फिस्कल डेफिसिट के रूप में होगी। और इसमें से भी सकल कर प्राप्ति जो है वो 25,83,000 करोड़ है, बाकी गैर कर प्राप्ति होगी। और साथ ही में जो बचा हुआ है 16 लाख करोड़ के आसपास वो ऋण की प्राप्ति होगी, जिसको आप ये वित्तीय घाटा नहीं बल्कि इसको हम राजकोषीय घाटा बोलते हैं, है ना। वित्तीय घाटा थोड़ा गलत लिखा गया है, राजकोषीय घाटा है, और ये गलत मैंने नहीं, पीआईबी में ही लिखा है, तो इसलिए कुछ नहीं। ये राजकोषीय घाटा जो है 4.9% है। राजकोषीय घाटा मतलब सरकार की टोटल व्यय माइनस सरकार की कुल प्राप्तियों में से जो होता है वो राजकोषीय घाटा हो जाता है, और ये अभी 4.9 है। इसके पहले जो फरवरी में इंटरिम बजट आई थी 1 फरवरी को, या अंतरिम बजट, क्योंकि उस समय चुनाव होने वाला था तो 3-4 महीने के लिए किया गया था, उसमें ये राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो है 5.1% है। ठीक है, यानी इससे कमी हुई है, माइनस हुआ है 0.2% का। देखा जाए तो राजकोषीय, आप उसको कह सकते हो अनुशासन के लिए, राजकोषीय प्रबंधन के लिए ये अच्छा है कि सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को कम किया है। इसमें आपको याद भी होगा बीच में एक समाचार आया था कि आरबीआई से बहुत बड़ा जो है पैसा सरकार को लाभ के रूप में मिल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं ये था कि इससे सरकार अपना, इतना था कि सरकार अपना 1% तक जो है जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट को कम कर सकती थी, लेकिन फिर भी और भी सरकार को चीज़ों को बढ़ाना था, इसलिए उसने सिर्फ 0.2% कम किया अपने जीडीपी के तहत, और इसे 4.9% किया है। और अगले साल के लिए, यानी ये जो घाटे का लक्ष्य है, ये 2025-26 का जो बजट होगा उसमें 4.5% करने का लक्ष्य है, और फिर धीरे धीरे इसे कम करना है। जहाँ तक मुद्रास्फीति की बात है, ये कम है, स्थायी है, 4% के लक्ष्य की ओर जा रहा है, अभी 4.5% है आरबीआई के कहना है। लेकिन कोर मुद्रास्फीति, कोर में क्या होता है, गैर खाद्य, गैर जो है पेट्रोलियम या ऊर्जा मतलब ईंधन, और गैर खाद्य जो है जो मुद्रास्फीति होती है उसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं।
और वो 3.1% बनी हुई है। लेकिन चूंकि अगर मुद्रास्फीति में खाद्यान्न भी शामिल होता है और ईंधन भी, तो ईंधन की चलो स्थिति नहीं, लेकिन खाद्यान्न वाली जो खाद्य मुद्रास्फीति है वो सरकार को चिंता करती जा रही है। और अगर आप इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को देखेंगे तो खाद्यान्न उत्पादन को लेकर खासतौर से दलहन और तिलहन में उतना बेहतर नहीं हो रहा है। एक चिंता का विषय सरकार के लिए बना है, क्योंकि 144 करोड़ की आबादी है। बहरहाल आगे देखते हैं। इस बजट में जो मुख्य रूप से बल है वो रोजगार पे है, कौशल पे है, एमएसएमई सेक्टर पर है और मध्य वर्ग में है। ठीक है, इस पे ये विशेष ध्यान दिया गया है कि रोजगार पर ध्यान है, कौशल पे है, एमएसएमई सेक्टर है और मध्य वर्ग में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार की पीआईबी है, पीआईबी में जो बजट की मुख्य विशेषताएं हैं उसमें ये बात कही गई है। तो ये बजट अनुमान है। साथ ही इसमें रोजगार और कौशल, देखिए रोजगार और कौशल विकास पे बल है, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री की 5 योजनाएं इस बजट में प्रख्यात है। देखिए सरकार जो है 4.1 करोड़ 4.1 करोड़ यानी 4 करोड़ 1 लाख युवाओं के लिए 5 साल में रोजगार और कौशल और अन्य अवसरों के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाएं या पहल इस बजट के जरिए लाने का प्लान है। उसमें से जो पहला है योजना क, इसमें एक 3 प्लान के तहत एक है, फिर 2 अलग अलग है। इसमें योजना क है पहली बार वालों के लिए, यानी जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं या उनका ईपीएफओ में एम्प्लॉय कर्मचारी भविष्य निधि में उसमें उनका वो हो रहा है, एनरोलमेंट हो रहा है, यानी जो एक तरह से औपचारिक क्षेत्र में जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं उनके लिए रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक के लिए 1 महीने का वेतन जिसे 3 किस्तों में दिया जाएगा। यानी 15,000 रुपये तक, यानी जो न्यूनतम है जिसके बाद ऑप्शनल हो जाता है ईपीएफओ में करने के लिए, तो 15,000 तक का जो वेतन है वो सरकार 3 मासिक किस्तों में एम्प्लॉय को जो है देगी, जो पहली बार रजिस्टर्ड हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये एक प्रोत्साहन आप इसको कह सकते हो। इसी योजना के खंड ख के तहत है कि विनिर्माण में रोजगार सृजन की बात किया जाएगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार सृजन की तरफ बात किया जाएगा। देखिए मैं कल जब पढ़ा रहा था आपको इकोनॉमिक सर्वे, तो बता रहा था कि सर्वे के डेटा में बजट सर्वे एक तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी व्यक्ति का हेल्थ डायग्नोसिस है, तो भारत की इकोनॉमी का डायग्नोसिस है सर्वे, उसके आधार पे बजट में डॉक्टर दवाई यानी सरकारें दवाएं सुझाती है या उपचार। तो उसमें ये दिखा था कि कहीं ना कहीं रोजगार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, खासतौर से युवाओं की स्थिति है, 10% के आसपास बेरोजगारी है। भले सर्वे बता रहा है कि ठीक है अच्छी स्थिति है, 3.2 बेरोजगारी है, लेकिन जब डिटेल में जाओगे तो ये भी दिखा रहा था कि महिलाओं के क्षेत्र में रोजगार को लेकर, युवाओं के क्षेत्र में रोजगार को लेकर चुनौती बनी हुई है। और चुनाव में भी ये चीज़ें दिखी गई थी, एक मुद्दा तो था ही, तो उसको दूर करने के लिए किया गया है। साथ ही में विनिर्माण सेक्टर, अगर जो रोजगार का देखा जा रहा था तो विनिर्माण सेक्टर में रोजगार कम था, उसको बढ़ाने पर बल था। तो कैसे बढ़ाया जाएगा कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे निर्दिष्ट स्केल पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना, जो नौकरी के लिए के पहले 4 साल में दोनों ईपीएफओ में जो योगदान करते हैं उसमें सरकार मदद करेगी। यानी कहीं ना कहीं इसमें जो इसको लोगों को औपचारिक क्षेत्र के तरफ विनिर्माण सेक्टर में ले जाने की पहल है। साथ ही में नौकरी देने वालों के लिए सरकार नियोक्ता को उसके ईपीएफओ योगदान के लिए 2 साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रत्येक महीना भुगतान करेगी। यानी जो कोई कंपनी है वो ईपीएफओ में योगदान जो देती है वो अगले कितने साल तक के लिए, 2 साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी जो उसमें जुड़ता जाएगा उसको हर महीने 3,000 रुपये देगा। यानी कहीं ना कहीं उसका ईपीएफओ का लोड कम होगा। यानी कर्मचारी क्या चाहेगा, जो नियोक्ता क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को करे। यानी एक तरह से आप सोचोगे जो पीएलआई स्कीम थी ना, प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, अब एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम जैसी चीज़ें लाई जा रही है ताकि रोजगार के पहलू को ध्यान में दिया जा सके। इसी के अतिरिक्त कौशल के लिए नई केंद्र प्रायोजित योजना चलाई जा रही है। अगले 5 साल के लिए अवधि में 20 लाख युवाओं का कौशल बढ़ाया जाएगा, 1,000 आईटीआई संस्थाओं का उन्नयन किया जाएगा। साथ ही में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए योजना दी जाएगी। और साथ ही में इसके साथ इनको जो है स्टाइपेंड के रूप में कुछ सहायता राशि इनको जो लोग इसमें जाएंगे उनको दी जाएगी। हालांकि उसकी कई सारी कैटेगरीज है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बातें बताती है कि सरकार द्वारा जो प्रधानमंत्री रोजगार और कौशल के लिए प्रधानमंत्री के
5 योजनाएं हैं वो उसमें से ये चीज़ें शामिल है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें ये है कि जैसे बजट को अगर आप देखोगे तो उसमें बजट जो है किसके लिए है, विकसित भारत के लिए है। जो विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है, विकसित भारत 2047 तक भारत को विकसित भारत करने के लिए अमृतकाल चल रहा है, तो अमृतकाल का बजट है। अमृतकाल में ये बजट क्या प्राप्त करना चाहता है, विकसित भारत, दीर्घकालीन लक्ष्य है विकसित भारत। उसमें 4 जातियां हैं, किसान है, महिला है, यूथ है और युवा, किसान, महिला, युवा और गरीब, 4 जातियां हैं। ये इंटर्म बजट में भी प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि भारत में 4 जातियां या 4 वर्ग हैं। यूथ पे ध्यान देना है, किसान पे ध्यान देना है, महिला पर ध्यान देना है, गरीब पर ध्यान देना है। इनको ध्यान में रखते हुए विकसित भारत बनने के लिए सरकार ने 9 प्राथमिकताएं तय की है। ठीक है, 9 प्राथमिकताएं जिनके आधार पे भारत बजट विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। उन 9 प्राथमिकताओं में देखें तो प्रोडक्टिविटी है, यानी एग्रीकल्चर है, रोजगार है, समावेशी मानव विकास है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, अर्बन डेवलपमेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनोवेशन है और डेवलपमेंट है और नेक्स्ट जनरेशन सुधार। ये 9 प्राथमिकताएं हैं जिनको हम एक एक करके संक्षेप में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, यानी प्रोडक्शन एंड रिसाइलेंट इन एग्रीकल्चर। देखिए, इसमें क्या है कि कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.5 लाख यानी 1,52,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बजट में। ओवरऑल जो कृषि और उसके इलाज जुड़े क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए करे गए हैं। इसमें किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। यानी कि जो बीज है उन्नत किस्म है उस पर 32 कृषि और बागवानी और इस पर जुड़ी हुई 109 उच्च पैदावार वाली फसलें बीज जारी की जाएगी। प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था के तहत अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। किस आधार पे? उनकी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उनका सर्टिफिकेशन किया जाएगा और उनकी ब्रांडिंग की जाएगी ताकि ये इनका जो आय है वो सुनिश्चित किया जा सके। और क्या किया जाएगा इसमें? प्राकृतिक खेती के लिए, चूंकि प्राकृतिक खेती 2 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाया जाएगा, उसमें रिसर्च या और इस तरह की आदानों को ध्यान में रखते हुए 10,000 जैव आदान रिसोर्स केंद्र बनाया जाएगा, बायो रिसोर्स केंद्र बनाया जाएगा ताकि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा सके। 3 साल में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करते हुए कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना या डीपीआई को लागू किया जाएगा। अभी नीचे जब देखेंगे इनोवेशन में तो ये पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या किया जाएगा। यानी जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किसान और उनकी ज़मीन को लेकर भी इसमें शामिल किया जाएगा। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण को अपनाया जाएगा और नाबार्ड द्वारा झींगा खेती, उनके प्रोसेसिंग और उनके विपणन के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और अनुकूलता बढ़ाने के या रिसाइलेंस बढ़ाने के लिए जो पहल की जाएगी, इसके तहत ये सारी चीज़ें की जाएंगी। अब कृषि के बाद दूसरा बल है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पे। ठीक है, अभी हमने देखा ही था जब बजट में कि प्रधानमंत्री की 5 योजनाएं चल रही, उसमें से 3 प्लान योजनाएं हैं। तो यही देखिए, प्रधानमंत्री की जो है 3 पैकेज है जिसमें रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित 3 योजनाएं हैं, जिसमें से पहला है पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए। अभी बताया ही था कि उस वाले में कि पहली बार जो रोजगार प्राप्त करेगा उसकी सैलरी 15,000 तक की सैलरी को 3 किस्तों में जो है जो ईपीएफओ में है उससे जोड़ा जाएगा। विनिर्माण में रोजगार सृजन के लेकर भी ये बात दी जाएगी और नियोक्ताओं को भी मदद दी जाएगी कि उनको अतिरिक्त जो श्रम शक्ति लेंगे और वो 4 साल तक उनको हर महीने 3,000 रुपये दिया जाएगा। जहाँ तक कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए है तो औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और क्रेचों की स्थापना की जाएगी। महिला केंद्रित कौशल परीक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह उद्यम को बाजार तक पहुंच बनाया जाएगा। देखिए, महिलाओं के लिए क्यों किया जाएगा? क्योंकि सर्वे में दिखाई दे रहा था कि रोजगार की स्थिति अच्छी नहीं है, युवाओं की नहीं अच्छी है और महिलाओं की नहीं अच्छी है और विनिर्माण सेक्टर में उतना बेहतर नहीं हो रहा। तो देखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको बजट के रूप में ये चीज़ें दिखाई देंगी। अगला जो टारगेट है यानी कृषि हो गया, रोजगार हो गया या रोजगार और कौशल हो गया, उसके बाद है इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट और सामाजिक न्याय। इसको लेकर कुछ पहला जैसे ध्यान दिया गया है पूर्वोदय।
पूर्वी क्षेत्र का उदय, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र जो पिछड़ा रह गया है उसके उदय की बात की जा रही है। तो देखिए पूर्वोदय में पूर्वी भारत प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद विकास के मामले में पिछड़ रहा है और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में आर्थिक अवसरों का सृजन करना महत्वपूर्ण है। इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या किया जाएगा। जैसे बिहार के लिए दो राज्यों को विशेष बल दिया गया है इसमें, एक बिहार है और दूसरा है आंध्र प्रदेश। तो देखिए बिहार में अमृतसर, कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक नोड या उसका हब स्थापित किया जाएगा। पीर 35 ये बिहार का ही, उसमें 2400 मेगावाट के नए विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाएंगे जिसकी लागत 21,800 करोड़ रुपए है। और भी कई सारी पर्यटन की योजनाएं वो आगे वाले में देखेंगे। तो ये जो पूर्वोदय के तहत सामाजिक विकास है उसमें बिहार के लिए ये रहा। आंध्र प्रदेश के लिए पुनर्गठन अधिनियम चूंकि जब बना था तो उसकी राजधानी चेंज करने के लिए वादा किया गया था उस समय की सरकार ने, हालांकि वो सरकार दूसरी थी। इस बार इसके लिए जो वहाँ पे बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता दी जा रही है। विशाखापत्तनम, चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोपरथी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरावकल क्षेत्र में भी औद्योगिक केंद्र स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश में पहल की जाएगी इस बजट के जरिए। महिलाओं के नेतृत्व में विकास, चूंकि समावेशी विकास है तो इसमें देखिए महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यानी महिलाओं लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली कितना, 3 लाख करोड़। पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1,52,000 करोड़ है और महिलाओं को, हालांकि पूरे बजट की बात है, पूरे बजट में 3 लाख करोड़ रुपए का योजना इनके लिए चलाई जा रही है। इसी तरह से प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान भी चलाया जा रहा है जो जनजातियों के लिए है। तो देखिए जनजाति बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजाति परिवारों का सामाजिक आर्थिक विकास करना है और इसमें 63,000 गाँव के 5 करोड़ जनजाति लोगों के लाभार्थी इसमें शामिल होंगे। तो ये कुछ समावेशी विकास के तहत ये काम किया गया है। अगला जो अब है वो है विनिर्माण और सेवाएं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, क्योंकि ये भी वो चीज़ें हैं। अगर आप देखें हमारे इकोनॉमी के पहलू से देखा जाए तो रोजगार के दृष्टि से एग्रीकल्चर नंबर 1 है, लेकिन अगर जीडीपी में योगदान के देखा जाए तो सर्विसेज है और मैन्युफैक्चरिंग है। और जिसमें से सर्विसेज अगर देखा जाए तो रोजगार में भी एग्रीकल्चर के बाद नंबर 2 पे आ जाता है। तो वैसे भी इन क्षेत्र को हमें समझना है और इसमें भी एमएसएमई को जो है कैसे करने के लिए ऋण सहायता दिया जाएगा। देखिए गिरवी और तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनी और उपकरण की खरीद के लिए इन्हें ऋण दिया जाएगा। एसएमई को उनके ऋण संकट अवधि के दौरान जो वो ऋण का संकट था उसको दूर करने की बात की जाएगी। मुद्रा लोन के तहत जो तरुण श्रेणी के हैं उपभोक्ता, उन्होंने जो ऋण ले रखा है 10 लाख तक, अब उसको 20 लाख तक कर दिया जाएगा अगर उन्होंने ऋण को सही समय से चुकाया है। एसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडिएशन इकाइयां स्थापित की जाएंगी। एसएमई और पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने को लेकर एक ई कॉमर्स सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा। ये चीज़ें की जाएगी। साथ ही साथ हम अगर आगे देखा जाए जो भी 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और इस तरह की बात की जा रही है उसमें क्रिटिकल मिनरल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनको लेकर भारत में भी कैसे उसको तैयार किया जाए, उसमें अर्बन माइनिंग और घरेलू स्तर पे खनन की चीज़ें की जा रही है। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया जा रहा है। इसमें घरेलू उत्पादन पे बल है, महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग या अर्बन माइनिंग जिसे कहते हैं, यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी, अर्बन माइनिंग या रिसाइकलिंग। विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदा का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन की जो है स्थापना की गई है। किस पर? खनिजों के घरेलू उत्पादन के लिए, खनिजों के अर्बन माइनिंग या रिसाइकलिंग के लिए, या उसके आप कह सकते हो कि सर्कुलर इकोनॉमी के लिए। और विदेशों में इस महत्वपूर्ण खनिज या क्रिटिकल मिनरल्स के अधिग्रहण को लेकर महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना की गई है। इसी के साथ साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का अनुप्रयोग बढ़ाया जाएगा। किन किन क्षेत्रों में? ऋण के क्षेत्रों में, ई कॉमर्स के क्षेत्र में, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, विधि और न्याय के, लॉजिस्टिक में, एसएमई सेवा प्रदायकी, शहरी समान शासन आदि क्षेत्रों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुप्रयोग को इसमें बढ़ावा देने की बात की जा रही है। अब अगला जो हमारा है वो है शहरी विकास या अर्बन डेवलपमेंट। हमारी प्रायोरिटी में शहरी विकास और अर्बन है। उसमें देखिए चूंकि शहर हमारे तेजी से विकसित हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था के केंद्र भी बनेंगे 2030 तक, और भी इनकी संख्या बढ़ेगी। ऐसे में हमें कैसे शहर चाहिए? जो ट्रांजिशन उन्मुख हों,
उनमें पारगमन हो, उसमें व्यवस्था हो। इसमें देखिए 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के कार्यान्वयन और वित्त पोषण के लिए पारगमन उन्मुख विकास योजनाओं और रणनीतियों का निर्माण किया गया है। साथ ही में शहरी आवास को एफोर्डेबल बनाने के लिए, चूंकि बहुत सारे लोग वहां पे आएंगे और सबके पास जरूरी नहीं कि उतने पैसे हों और ये संख्या बढ़ भी सकती, ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 यानी दूसरी पीढ़ी 2.0 के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता, साथ ही में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ एफोर्डेबल हाउस बनाया जाएगा, जो शहरी गरीब और मध्यम वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखेगा। यानी 2.2 लाख करोड़ शहर की केंद्रीय सहायता रहेगी और 10 लाख तक का निवेश, 10 लाख करोड़ तक का निवेश लेके अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ आवास जो ऐसा बनाया जाएगा जो शहर के गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के जरूरतों को ध्यान में रखा जाए। ठीक है। स्ट्रीट मार्केट एक और अवधारणा है, चूंकि शहरी क्षेत्र में एक स्ट्रीट सेक्टर के स्ट्रीट वेंडर्स की चीज़ें बढ़ रही है, तो उसमें अगले 5 वर्षों में प्रत्येक चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता करने के लिए भी योजना बनाई जा रही है, ताकि उस पहलू को भी ध्यान में रखा जा सके जिसको अभी तक नहीं ध्यान में रखा गया था। अगला जो इनमें है, आप उसको कह सकते हो कि हमारी प्रायोरिटी है, वो ऊर्जा सुरक्षा है। क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए ऊर्जा तो चाहिए, जैसे आपको सब कुछ करने के लिए खाना पीना तो चाहिए ही, तो इसीलिए देखिए रोजगार, विकास और पर्यावरण स्थायित्व की आवश्यकता के बीच संतुलन कायम करने के लिए समुचित ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में एक नीतिगत दस्तावेज है। और जैसे सर्वे में देखा गया था कि ऊर्जा के सेक्टर में और खासतौर से नॉन फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी की तरफ या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमारा बेहतर प्रदर्शन हुआ है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई भी देगी। कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें, जैसे कि विद्युत भंडारण के लिए पंप स्टोरेज परियोजना, जैसे आप जो भी हमारे पास नवीकरण ऊर्जा है, यानी जितना हम अभी ऊर्जा उत्पादन करते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं, उसका 45.4% हमने नवीकरण ऊर्जा में सोलर का बहुत बड़ा योगदान है, पवन का योगदान है और बाकी कुछ पन बिजली परियोजनाओं का योगदान है। जो सोलर है या पवन है, इसके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि ये इंटर ऑपरेबिलिटी हमेशा ये एक जैसी नहीं रहती है। दिन में रहेगा लाइट, रात में नहीं रहेगी। दिन में भी हमेशा उतार चढ़ाव होता रहता है। पवन के साथ भी हवा तेज चलेगी तो लाइट आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। लेकिन ग्रिड में हमेशा ज़रूरत रहती है। जैसे इस बार इतनी गर्मी आई थी, अगर हम प्लांट लोड फैक्टर के रूप में देखें तो जितना हमें ज़रूरत था उससे ज़्यादा स्थापित क्षमता हमारे यहाँ है, लेकिन हमें कई जगह बिजली कटौती करनी पड़ी, क्योंकि कोयला की प्लांट लोड फैक्टर या उत्पादन क्षमता 70% थी और न्यूक्लियर की करीब 72-75% थी, लेकिन जो रिन्यूएबल और इस तरह की थी उनकी 20% ही थी। तो ऐसे में इनको बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए क्या है, एक स्टोरेज बैटरी, जैसे आपका सोलर है, सोलर पैनल है, जब तक धूप रहेगी चलेगी, लेकिन अगर उसके साथ बैटरी लगा देंगे तो जब धूप नहीं रहेगी तो वो चार्ज बैटरी से भी चल सकता है। तो ऐसे में हमें एक विद्युत भंडारण के लिए, अब भंडारण के लिए उतनी बैटरी लगाएंगे तो बहुत खर्चा होगा, उसके लिए पंप स्टोरेज परियोजनाएं, यानी पानी को ऊपर चढ़ा के फिर उसको जल विद्युत बना के इस तरह की प्लान पे आगे बढ़ने की ये चीज़ें चल रही हैं। हमने कभी बीच में पहले पढ़ाया भी था, आप लोग पढ़े भी होंगे, तो उस पर आगे। साथ ही में जो छोटे लघु मॉड्यूलर रिएक्टर हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, यानी 300 मेगावाट से कम क्षमता वाले जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उन्हें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बोलते हैं। इनकी खास बात यह है, इन्हें आसानी से कहीं भी ले जाके स्थापित किया जा सकता है और जिसके जरिए जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करके इस क्षेत्र में भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना की दिशा में पहल करने पर बजट में इसमें बल दिया गया है। अब ऊर्जा के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना हमारा अगला प्रायोरिटी है। इसमें देखिए अवसंरचना में बजट में केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना में निवेश के लिए 11,11,111 करोड़ यानी जीडीपी का 3.4% का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्यों द्वारा भी अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकाल हेतु 1.5 लाख करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान दिया गया, जो राज्यों को ऋण के रूप में, दीर्घकालीन ऋण के रूप में, सॉफ्ट लोन के रूप में दिया जाएगा, जो लंबी अवधि 50 साल की अवधि में उनको धीरे धीरे चुकाना होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 25,000 ग्रामीण बसाहटों के लिए इसमें जो एडिशनल 25,000 एडिशनल, देखिए सर्वे में बताया गया था कि हमारे यहाँ 15 लाख करोड़ से ज़्यादा किलोमीटर की सड़कें बनाई जा चुकी हैं।
लेकिन उसके अतिरिक्त जो 25,000 गांव हैं, बसावट हैं, उनको भी 12 सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का चरण 4 आरंभ किया गया है। सिंचाई और बाढ़ शमन के लिए देखिए बिहार में कई सारी, मैंने कहा था ना, कई सारी योजनाएं थी, तो हमने उसमें देखा कि गया में लिंक बनाया किया जा रहा है, या आप उसको कह सकते हैं कि जो पावर प्लांट है। इसी तरह से देखिए बिहार में कोसी और मेची अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और अन्य योजनाओं के लिए, यानी जो बाढ़ और राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता बिहार को दी जा रही है। इसी तरह असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में भी बाढ़, भूस्खलन और अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए भी सहायता प्रदान करने की बात इसमें की गई है। पर्यटन को दृष्टि से देखा जाए तो विष्णुपाद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर, राजगीर गलियारा, ये तीनों बिहार में हैं, इसके डेवलपमेंट पर बल दिया जा रहा है। साथ ही में ओडिशा के मंदिरों, स्मारक शिल्प, वन्यजीव और प्राकृतिक भूदृश्य को भी, या प्राचीन समुद्री तट को भी डेवलप करने पर बल दिया जा रहा है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्यटन पर भी इस बार बल है, काफ़ी बल है। अगला जो 8वां हमारा है वो है नवाचार, अनुसंधान और विकास, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो देखिए बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान कोष का संचालन किया जाएगा। वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का वित्त पोषण पूल भी इसमें शामिल किया गया है कि निजी क्षेत्र को कैसे इसमें जोड़ा जा सके। इसी के अतिरिक्त अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भी ये प्लान है कि अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था या स्पेस इकोनॉमी जो अभी जितना उसको 5 गुना बढ़ाएगा, और इस पर निरंतर बल देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी या वेंचर कैपिटल निधि का भी इसमें योगदान किया गया है, जो अंतरिक्ष इकोनॉमी को आगे बढ़ावा देने पर योगदान देगा। ये 8वां हो गया। और अंतिम है हमारा अगली पीढ़ी के सुधार, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है। ये हमारा 9वां प्राथमिकता है विकसित भारत बनाने के लिए, जिसमें देखिए ग्रामीण भूमि संबंधी कार्रवाइयों के लिए किया जाएगा, यानी जो अभी कहा गया था ना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग ग्रामीण और किसानों के किया जाएगा। उसमें देखिए सभी भूमियों के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान, ULPIN या भू आधार कहा जाता है, यानी जो भी भूमि पार्सल है उसका एक विशिष्ट पहचान बनाया जाएगा, ताकि उस पर जो लिटिगेशन होती है, जो चुनौती होती है, जो कब्जे और इस तरह की चीज़ें होती है, उससे रोका जा सके। संवर्गीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण, यानी कि भूमि के जो मालिक हैं उनके आधार पर डिजिटल मानचित्रीकरण बनाया जाएगा। वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र के उप प्रभागों का सर्वेक्षण किया जाएगा। भूमि रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी, कृषि रजिस्ट्री से इसे जोड़ा जाएगा। और इसी तरह की शहरी क्षेत्रों में भी भूमि अभिलेखों को GIS मैपिंग के साथ अंगीकृत किया जाएगा, ताकि शहरी और ग्रामीण दोनों, ग्रामीण में भूमि संबंधी कार्रवाइयाँ की जाएगी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसी तरह से शहरी क्षेत्रों में भी इसको किया जाएगा कि लैंड, देखिए किसी भी देश के विकास के लिए, खासतौर से औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए जमीन, रोजगार, ये महत्वपूर्ण पहलू हैं। बाकी और तो पहलू है ही हैं, जमीन है, रोजगार है। रोजगार में मतलब आप कह सकते हो कि लोग हैं, यानी कौशल है, लोग, जमीन, लैंड, लेबर एंड मनी, 3 बोला जाता है। तो मनी की तो चलो ठीक है, लैंड और लेबर, तो लैंड के लिए ये चीज़ें की जाएगी। लेबर के लिए भी जो है, हमने अभी पीछे देखा कि रोजगार और कौशल के लिए सरकार की इतनी सारी योजनाएं चल ही रही है, बाकी मनी के लिए तो आप समझ ही रहे हैं। तो ये कुछ 9 प्राथमिकताएं हैं जिनके आधार पे बजट के द्वारा भारत सरकार एक विकसित देश की तरफ बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही। इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको हमारे वेबसाइट पे मिल ही जाएंगे, वहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, जाके पढ़िएगा, देखिएगा। और डिटेल पढ़ना हो तो आप बजट डॉक्यूमेंट से उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं इतने कम समय में पूरी नहीं की जा सकती है। हालांकि आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, जैसे भी पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर आपके टीचर आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।